Hello and welcome to the new class for the later Vedic age. Today we will be studying the transition of Indian history in terms of society and economy कि कैसे हमारी सोसाइटी आगे बढ़ती है जब वैदिक एज को क्रॉस करते हुए हम लेटर वैदिक एज में आते हैं, कैसे हमारी ऋग्वेदा की जो नॉलेज है वो ट्रांसफॉर्म्ड होती है अदर 3 वेद्स में, किस तरीके से चीज़ें ऐड ऑन होती हैं, ये सब हम लेटर वैदिक एज में देखेंगे। कैसे हमारी सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, विमेन का जो स्टेटस है वो किस तरीके से इफ़ेक्ट होता है। राइट, बिफोर एनी डिले लेट्स स्टार्ट। पहले तो ये समझिए कि लेटर वैदिक एज के फीचर्स क्या हैं। ये एक ट्रांजिशन फेज़ है, जैसा हमने देखा। अगर हम बात करें जैसे स्टोन एज होता है ना, उसमें भी ट्रांजिशन आता है। एक होता है आपका पैलियोलिथिक, फिर होता है आपका मीसोलिथिक और नियोलिथिक। तो ये एक ट्रांजिशन एज होती है। ऐसी लेटर वैदिक एज ट्रांजिशन एज कैसे है, जो विलेज इकोनॉमी थी वहाँ से एक शिफ्ट होता है अर्बनाइजेशन की तरफ। जो ट्राइबल इकोनॉमी थी, कि जो ट्राइबल कबीला जिसे हम बोलते हैं, कबीला या क्लैन की बेसिस पर जब लोगों की पहचान होती थी, फिर वहाँ से कैसे हम वर्ण और जाति के ऊपर बढ़ते हैं आगे। तो ये सब ट्रांजिशन एक इसके एंड में, जो लेटर वैदिक एज के एंड में हमें ये सब देखने को मिलता है। कैसे हमारी सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, पुरुषार्थ का आगमन होता है, किस तरीके से विमेन का स्टेटस इफेक्ट होता है। ठीक है, ट्राइब टू वर्ना, ट्राइब क्लैन, अभी तक हम क्लैन देखते थे, कुरु क्लैन, भारत क्लैन। राइट, अब उसके बाद से अब वर्ण पे फोकस शिफ्ट हो जाएगा, विमेन का स्टेटस डिक्रीज हो जाएगा। इस पीरियड के एंड में अर्बनाइजेशन का सेकंड फेज़, फर्स्ट फेज़ हम कहाँ देखते हैं, हड़प्पा में। हड़प्पा जो कल्चर था वो फर्स्ट अर्बनाइजेशन फेज़ था इंडिया के हिस्ट्री में। फिर जब धीरे धीरे डिट्रियोरेट हो गया, वो डिक्लाइन हो गया, हड़प्पन कल्चर, मैच्योर कल्चर डिक्लाइन हो गया, तो फिर उसके बाद से फिर से विलेज इकोनॉमी स्टार्ट हो गई, ट्राइबल इकोनॉमी स्टार्ट हो गई। जब आर्यंस आए थे, तो आर्यंस क्या थे, वो पास्टोरल थे मेनली, वो सेंट्रल एशिया से आए थे। फिर जब वो आए उसके बाद वेद्स उन्होंने लिखे, पढ़े, वेद्स को कंपोज किया, तो ट्राइबल इकोनॉमी इस्टाब्लिश की, ट्राइब के बेसिस पे, गोत्र जिसको हम बोलते हैं, ट्राइब, गोवेष्टी। लेकिन फिर धीरे धीरे अब हमारा जब लेटर वैदिक पीरियड एंड होगा तो सिस्टम जो है वो चेंज हो जाएगा, वो वर्ण पे अब आपका फोकस शिफ्ट हो जाएगा। ये वो एरा है जिसमें सबसे पहले राष्ट्र और जन का यूज़ हुआ था। जन मतलब लास्ट में, बेसिकली लेटर वैदिक के लास्ट में ज़्यादा यूज़ हुआ था, बट राष्ट्र इमर्ज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये जो हम बात कर रहे हैं सिर्फ हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, नॉट एज द वर्ल्ड। राइट, लेटर वैदिक एज की जो पॉलिटी है वो कुछ इस तरीके से है। अगर हम वैदिक एज की बात करते हैं तो वहाँ पे पॉपुलर असेंबलीज थी 4 तरीके की, विधाता, सभा, समिति, है ना। लेकिन जब लेटर वैदिक तक आते आते क्या होता है, सभा और समिति का नेचर चेंज हो जाता है, और ये जो आपकी विधाता है ये तो डिसअपियर ही हो जाती है कम्प्लीटली, विधाता दिखती ही नहीं है आपको। सभा और समिति का नेचर किस तरीके से चेंज हो जाता है, जैसे पहले ये होता था कि जो राजा था, जो राजन हुआ करता था पहले, उसके पास इतनी रॉयल पावर नहीं थी। हमने वैदिक एज में देखा था कि राजा हमारा कहने के लिए राजा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसके पास पूरा ही मतलब सारी अथॉरिटी है या फिर वो सभी कुछ करेगा। वो पॉपुलरली इलेक्ट होता था, मतलब सबका, अगर असेंबली में 11-12 लोग हैं तो सभी लोगों का से होता था। लेकिन अभी क्या था, अभी ये जो असेंबलीज थी, ये चीफ जो मुखिया हुआ करते थे ट्राइब के या कुछ भी, या जो रिच नोबल्स थे, वो लोग डोमिनेट करने लगे थे, उनकी ज़्यादा चलने लगी थी। तो इसीलिए जो पॉपुलर असेंबली, पॉपुलर से मतलब क्या समझते हैं आज के टाइम पे, जो हम देखते हैं कि इलेक्शन, पॉपुलर इलेक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें पीपल, पॉपुलर डिराइव फ्रॉम द वर्ड पीपल बेसिकली, कि जिसमें लोगों का सबका इक्वल से होता है। रॉयल्टी यहाँ पर बढ़ने लगी थी। जब हम एंड में जाएंगे लेटर वैदिक के एंड से ही किंगडम का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। जो किंगशिप का जो कॉन्सेप्ट था, धर्म, राजधर्म, हमने पढ़ा था ना कि एक रीता होता था। तो वो जो रीता था मतलब नेचुरल ऑर्डर, दैट वाज रिप्लेस्ड बाय योर धर्म। कि राजा का धर्म क्या है, राजधर्म क्या है, प्रजा की रक्षा करना। राजा इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द प्रजा। राइट, विमेन को अब सभा में अलाउड नहीं किया जाता था, अब सभा से विमेन को हटा दिया था। नोबल्स और ब्रह्मा इंपॉर्टेंट हो गए थे अब मेनली ब्राह्मण, जो कि ब्राह्मण वर्ण था ना सबसे ऊपर। जब हम सभी को पता है कि 4 वर्ण होते हैं। वर्ण का मतलब होता क्या है, वर्ण का मतलब होता है कलर। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, वर्ण बेसिकली मीन्स कलर इन हिंदी। राइट, कलर। तो
ऐसा बोलते हैं कि जो मनु ने जो थ्योरी दी थी कि ब्रह्मा मतलब जो वो पैदा हुआ था, बोलते हैं ना मनु, कि उसके मुख पे जो आते हैं वो होते हैं जो सबसे गोरा गोरा होता है, सबसे वाइट कॉम्प्लेक्शन, दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल, दे आर नॉलेजेबल, दे आर ब्राह्मण्स। फिर उनकी भुजाओं में जिनमें ताकत होती है वो होते हैं क्षत्रियस। क्षत्रिय कौन होते हैं? जो लड़ते हैं, सैनिक होते हैं, राजा होते हैं। राजा बेसिकली क्षत्रिय धर्म का होता था, क्षत्रिय वर्ण का। राजा जो होता था वो क्षत्रिय वर्ण का होता था। फिर पेट, पेट मतलब बेसिकली प्रॉस्पेरिटी आप मान सकते हो, भूख से मान सकते हो, प्लेजर से मान सकते हो, प्रॉफिट से इसको डिनोट कर सकते हो। तो वो वैश्य है। वैश्य कौन होते हैं? बनिए, राइट, जो बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस करते हैं। फिर उनके पाव से आए शूद्रास, जो कुछ मतलब जिनसे निचले वर्क का काम कराया जाता था, सफाई कराई जाती थी। इस तरीके से ये थ्योरी आई कि इनका कलर बहुत सुंदर, ये थोड़े लाल, ये और लाल, ये बिल्कुल काले। तो इट वाज लाइक मतलब रेशियल बेसिस पे भी आप कह सकते हो सॉर्ट ऑफ, ये वर्ण जो था वो हमारा डेवलप हुआ था। अब था क्या कि जब लेटर वैदिक का पीरियड है, जो लेटर वैदिक था उसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय अलायंस हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यज्ञ, राजा जो हुआ करता था क्षत्रिय, वो बड़े बड़े यज्ञ किया करता था। इसको हम देखते हैं। और वो जो यज्ञ ग्लोरीफाई किए जाते थे, उनको सक्सेसफुल करने में किसका हाथ हुआ करता था? ब्राह्मण का। तो राजा ब्राह्मण की पावर बढ़ाता था क्योंकि वो उसको बहुत सारे गिफ्ट्स देता था इस बदले में। और ब्राह्मण जो थे वो राजा की पावर बनाते थे क्योंकि वो प्रजा को समझाते थे कि ये राजा का धर्म है और राजा बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब धीरे धीरे जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो इस तरीके से हुआ कि जो ट्राइब की इम्पोर्टेंस थी वो कम होती चली गई। सबसे जब स्टार्टिंग होती है, जब वैदिक पीरियड या लेटर वैदिक की स्टार्टिंग होती है, जब ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये अभी हम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेटर वैदिक पीरियड अभी शुरू हुआ है। और फिर जब उसमें होता क्या है कि अब ट्राइब को इम्पोर्टेंस दी जाने लगी क्योंकि जो जगह, जहाँ जिस जगह पे वो आके बस गए, देखिए आर्यंस आए, आर्यंस ने आपकी लैंड एक्वायर करी। अब उस लैंड पे वो जो भी ट्राइब रहेगी जिस एरिया में, वो उसके अपने ट्राइब के ऊपर वहाँ का नाम रख देते थे। जैसे हमने पढ़ा था कि एक 10 बैटल्स जो राजा की, जब 10 राजाओं की लड़ाई हुई थी, तो उसमें हमारी भारत क्लैन और प्लस अपोजिट टीम से आर्यंस में से वो थी, कौन सी जो भी क्लैन थी वो भारत क्लैन प्लस कुरु क्लैन, है ना। भारत प्लस कुरु मिलकर बन जाती है कुरु क्लैन। फिर कुरुवंश, आर्यवंश, कुरुवंश कौन होते हैं? वो महाभारत वाले, है ना, कुरु वाले। फिर कुरु बाद में कौरव और पांडव में बट जाते हैं। तो ये जो कुरुवंश थे, इन्होंने ही जब अपनी टेरिटरी बसाई उसका नाम रख दिया कुरुक्षेत्र, राइट। पांचाल्स थे, पांचालों ने अपने ऊपर नाम रख दिया पांचाल। फिर कुरुक्षेत्र, फिर थोड़े टाइम बाद क्या होता है, कुरु और पांचाल्स मिलकर एक अलायंस बनाते हैं, पांचाली। द्रौपदी पांचाल किंगडम से बिलोंग करती थी। फिर ये हस्तिनापुर में आ जाते हैं। अब अगर मैं मैप में आपको जूम करके दिखाऊं तो पहले समझने वाली चीज़ ये है कि आर्यंस आए इधर से, पहले पंजाब की तरफ बसे, है ना, यानी कि इंडस और ब्यास नदी, ये इंडस की इम्पोर्टेंस हो गई थी। फिर धीरे 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 वो गंगा यमुना दोआब की तरफ आए। गंगा, ये हस्तिनापुर, देखिए हस्तिनापुर रीजन क्या है? हस्तिनापुर इज सिचुएटेड ऑन द दोआब रीजन। ये आपकी गंगा नदी है, ये आपका यमुना नदी है। तो दो नदियों के बीच का जो एरिया है दैट इज़ योर दोआब, है ना। तो आब मतलब, आब क्या होता है? आब मीन्स रिवर। ऐसी तो पंजाब का नाम बना 5 रिवर्स का समूह, है ना। पाँचों हैं पूरी, इंडस वगैरह, ठीक है। इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं पंजाब से, दैट इज़ वाई योर दिस पंजाब, 5 आबों का समूह। तो अब क्या है, ये गंगा यमुना दोआब में हस्तिनापुर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। ये आपके पांचाल से, लेकिन धीरे 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 वो पूरा गंगा इधर की तरफ इस्टेब्लिश हो गया। जब हम देखेंगे लेटर वैदिक में, उसके लास्ट में जो किंगडम बसेंगे वो विदेहा करके, यहाँ पे वैशाली के पास विदेहा, वैदेही, जहाँ की माँ सीता थी, ठीक है। और ये कौशल नरेश, कौशल आपको पता ही है, ठीक है। तो यहीं से ही आपका बेसिकली जो हमें रामायण महाभारत के जो इम्पोर्टेंस देखने को मिलते हैं वो इसी पीरियड से हमें देखने को मिलते हैं। अब हमने देखा इम्पोर्टेंस ऑफ ट्राइब। पहली बार ही यहाँ पर राष्ट्र, एक तो राष्ट्र वर्ड था जिसको देखने को मिला, और उसके लास्ट में आपको मिलेगा जन। जन मीन्स ट्राइब। जन बहुत बार यूज़ हुआ है, ठीक है। बड़े बड़े किंगडम्स की स्टार्टिंग इसी पीरियड के एंड से हुई थी। एंड ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड मार्क द एरा ऑफ द लार्ज
किंगडम्स। फिर रॉयल पावर इंक्रीज होने लगी, क्योंकि अब मैटर क्या था, अभी तक क्या था, अभी तक ट्राइबल लोग एक साथ इकट्ठे लड़ने जाते थे, अभी तक ट्राइब की इंपॉर्टेंस थी वैदिक पीरियड में। लेकिन जैसे ही हम लेटर वैदिक काल में आते हैं, ऋग वैदिक के बाद वाला जो काल है, लेटर वैदिक में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, लेटर वैदिक का मतलब है बाकी के जो 3 वेद्स हैं आपके, हमने याद कराया था ना, RSYA ऐसे। तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तीनों वेद वाला पीरियड है ये लेटर वैदिक, जिसमें इंपॉर्टेंस जो गई है वो रिचुअल्स को गई है, दिखावे को गई है, कि जो रिचुअल्स हैं, बड़े बड़े सैक्रिफाइस करे जाएंगे, लोगों को बुलाया जाएगा, हवन सामग्री होगी, पंडित जी बैठ के यज्ञ करेंगे, आहुति देंगे, और फिर लोग जो है देखेंगे और वह राजा की वह जय जयकार करेंगे, वाह वाह करेंगे कि राजा ही उनके लिए सब कुछ होगा। तो ये वो पीरियड होगा, राइट। इसीलिए यहाँ पर राजा की जो रॉयल पावर है वो इंक्रीज हो गई है। अब किनशिप का इतना कॉन्सेप्ट नहीं रहा, रॉयल पावर, राजा की पावर को फोकस कर दिया है, राजा सेंटर है अब, ग्रेविटी मतलब सारी पूरी राजा की तरफ शिफ्ट हो गई है। सोसाइटी वर्ण बेस्ड हो गई है, जिसमें ब्राह्मणिकल मोनोपोली देखने को मिलेगी कि सारी नॉलेज इन्हीं के पास है, वेदों की नॉलेज इन्हीं के पास है। जैसे हम पढ़ते हैं, जब हमने 4 वो पढ़े थे, उसमें पहले था वेद्स, आपका वेद था ना, तो वेद के बाद जो आते हैं वो आते हैं आपके ब्राह्मण, फिर आपका एक जो क्रोनोलॉजी हमने पढ़ी थी, ठीक है, वो देख लीजिएगा आप। तो उसमें था क्या, जो ये ब्राह्मण वाला पार्ट था, लास्ट में उपनिषद था और इसमें आरण्यक था, ठीक है। तो ये जो ब्राह्मण वाला पार्ट था ना, ये जैसे ये वाले वेद, सपोज सामवेद है, अब सामवेद में हाइम्स थे, तीसरा क्या है, यजुर्वेद, यजुर्वेद में सबसे ज़्यादा रिचुअल्स लिखे थे आपके, कि उसका पर्पस क्या है क्या है। तो ब्राह्मण का मतलब क्या है, कि उसमें ये लिखा होगा कि अगर मान लो राजा, कोई राजा बना है, उसको राजस्व यज्ञ करना है, तो उसको पढ़ने के लिए कौन सा मंत्र चाहिए, प्लस किस तरीके से पंडित उसको करना होगा, तो वो सब पंडित कराएगा, आप नहीं कर सकते खुद अपने घर में। तो वो दैट इज़ वाई इंपॉर्टेंस ब्राह्मण्स को दी जाने लगी, कि ये ही कराएंगे, इन्हीं को पता है सही तरीका क्या होता है करने का, आपको नहीं आता, आपको मंत्र नहीं आते। अब जैसे आज की लाइफ में देख लो, नॉर्मल लोग, आप और मैं नहीं इतना इंटरेस्टेड होते कि हम मंत्रों को करें, हालांकि अब तो चीज़ें थोड़ा शायद चेंज हो गई हैं, लोगों में काफ़ी जागृति हो गई है धर्म के प्रति, बट स्टिल हम लोगों को नहीं आता। तो व्हाट वी डू, हम पंडित जी को बुलाकर उन सब से ही चीज़ें करते हैं, राइट। तो यही इंपॉर्टेंस थी जो वैदिक काल से ऋग वैदिक में, लेटर वैदिक में शिफ्ट हुई, जो अब भी चली आ रही है, राइट। दैट इज़ वाई वेद्स आर इटर्नल। अब इसमें एक चीज़ होने लगी, उपनयन संस्कार, जिसमें जनेऊ सेक्रेट थ्रेड होता था, उसको वो पहना करते थे, आज भी आपने देखा होगा जनेऊ धारण करते हैं। तो ये उपनयन संस्कार करके होना था, जिसको जो 3 वर्णास कुड हैव डन, बट द 4th शूद्रास वर नॉट अलाउड टू डू दैट। तो दिस इज़ व्हाट, कि अब ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत होने लगी थी। अभी तक इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था धर्म के नाम पर, विमेन के नाम पर, जेंडर के नाम पर, बट अब होने लगा था। अब पैट्रीमोनियल सोसाइटी हो गई थी, यानी कि विमेन को एक तो वो जो समिति और सभाज है उनमें से निकाल दिया था, किसी एक में से, बस कुछ कुछ इंस्टेंसेस में थे वो जो मेंशन होती थी, मतलब कुछ कुछ जगहों पे था कि विमेन थी, बाकी उनको निकाल दिया था। जैसे विमेन कोरोनेशन में जाती थी, जब राज तिलक होता था ना, जैसे कि राजा है, ये रानी है, तो रानी बैठ जाती थी, जिसके राजा का, जिसके हस्बैंड का राज तिलक हो रहा है, तो रानी को भी बुलाया जाता था, वो भी बैठती थी, ठीक है। लेकिन और कुछ डिस्कशंस में भी इन्वॉल्व होती थी। हालांकि अब जो मेजर, जो पॉपुलर असेंबलीज थी, उसमें जो उनका पार्टिसिपेशन था वो हटा दिया था। और क्या था कि फादर और मतलब जो फादर था, फादर पैट्रीमोनियल का रिलेशन हो गया था, ब्रदर का हो गया था, भ्राता एंड पितृ, है ना। विमेन को लोअर स्टेटस दे दिया गया था। वो स्वयंवर वाला भी सीन थोड़ा थोड़ा बाद में ख़त्म हो जाएगा। चाइल्ड और सती मैरिज के इंस्टांसेस भी यहाँ पर मेंशन हमें देखने को मिलते हैं, जो ऋग वैदिक में नहीं थे, यहाँ पर हमें मिलते हैं। अब कॉन्सेप्ट आता है गोत्र का, जो आज हम गोत्र देखते हैं वो कॉन्सेप्ट उस वाले गोत्र से बिल्कुल अलग है। देखिए एक्चुअल में गोत्र की शुरुआत कैसे हुई, गोत्र मतलब गऊ, गऊ से शुरुआत है। तो पुरान उस टाइम पर ऋग वैदिक काल में, लेटर वैदिक काल में, ये जो वर्ड है गोत्र, लेटर वैदिक में क्या होता था कि ये काव पेन, गोत्र का मतलब होता था काव पेन, मतलब एक तरीके से बाड़ा, जहाँ पे गाय होती हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पे एक पर्टिकुलर ट्राइब की गाय होंगी केवल, कि ये जितनी भी काउज हैं ना, ये सिर्फ इस ट्राइब की हैं, दूसरे ट्राइब की कहीं और होंगी। तो ये कॉन्सेप्ट था गोत्र का, जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है। फिर ये आया कॉन्सेप्ट कि एक विद इन द सेम ट्राइब, ठीक है, शादियाँ नहीं हो सकती, विद इन द सेम ट्राइब, विद इन द सेम गोत्र शादी नहीं हो सकती। इस ट्राइब के मतलब इस गोत्र से इस गोत्र में शादी हो जाएगी, बट इसमें इन दोनों में शादी नहीं हो सकती, राइट।
अब था क्या, धीरे 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 ये जो गोत्र का कॉन्सेप्ट था इस ट्राइब से हटकर वर्ण बेस्ड, जाति बेस्ड पे शिफ्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल कोई पंडित है, पंडित में भी कई गोत्र होती हैं, चतुर्वेदी, चौबे, है ना, ऐत्रेय ब्राह्मण, शायद आई एम नॉट दैट मच श्योर, हर कास्ट में अलग अलग गोत्र होती हैं। तो ये आज भी हम बोलते हैं कि विद इन द सेम गोत्र आप शादी नहीं कर सकते, वरना वो ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन माना जाता है। जब आप हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ते हैं उसमें ये साफ साफ लिखा है, राइट। लेकिन आप ये देखिए कि गोत्र का ट्रांजिशन कैसे हुआ है, शुरुआत कहाँ से हुई और वो वर्ण बेस्ड पर हो गया है। तो ये ओरिजिनल कॉन्सेप्ट नहीं है गोत्र का, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, राइट। अब कुछ अलग अलग ऑफिशियल्स थे, उनको भी अभी हम देख लेंगे। राजा का काम, अब राजा क्योंकि सेंटर में है तो राजा का काम क्या था, राजा का काम ये था कि सबसे पहले तो जो बेस्ट होगा उनमें से, whosoever will be the best in terms of physical and other qualities में आपका इंटेलेक्ट आ गया, ठीक है। और यहाँ पर अब युद्ध का कॉन्सेप्ट अब आ गया है। जब तक हमने देखा था कि जो हमारा ऋग्वैदिक काल था ना उसमें युद्ध का इतना कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ओनली छोटी मोटी लड़ाई होती थी, ट्राइब्स के बीच की लड़ाई होती थी। अभी भी अब क्लैन में लड़ाई होंगी, है ना। इस लेटर वैदिक काल में तो आप ये देखोगे कि विद इन द सेम क्लैन ऑफ व्हाट, कुरु वंश था, उसमें कौरव और पांडव के बीच में लड़ाई थी, भाई भाइयों की लड़ाई। जो महाभारत का है वो क्या दर्शाता है, वो ये कहता है कि मतलब किंगशिप नोज नो किनशिप, है ना। किंगशिप मतलब कि राजधर्म इतना बड़ा हो गया कि उसको रिश्तेदारी और भाई बहन ये सब नहीं देखना, उसको सिर्फ किंग इज़ द सेंटर ऑफ पावर, राइट। किंग इज़ द सेंट्रलिटी, राइट। तो ये वो वाला टाइम पीरियड है। तो जो राजा सबसे मतलब हेल्दी होगा, वो हर टर्म्स में A1 होगा, ही वुड बी कंसिडर्ड एज द किंग। कहीं कहीं पर हमें इलेक्शंस के वो देखने को मिलते हैं हालांकि, बट मोस्ट प्रोबेबली जो मोनार्की थी वो कैसी थी, वो हेरिडिटरी थी, राइट। हमें देखने को मिलते हैं इंस्टांसेस कि हाँ इलेक्शंस होते थे, बट मेनली ये, और उसमें भी हेरिडिटरी में क्या, अगेन एल्डेस्ट सन, राइट। वो राजा बनता था, राजा का बेटा राजा। समय समय पर देखा जाता है कि जो राजा थे उसको वॉलंटरी प्रेजेंस मिलते थे, मतलब मैंडेटरी नहीं होते थे, लोग अपनी मर्जी से देना चाहे तो दे सकते थे। बलि कहते थे, ट्रिब्यूट्स कह दिया। ऑर्डिनरी मैन उनको विस बोला जाता था, विश या विस मतलब लोग, ये बलि गवर्नमेंट क्या सॉरी राजा को एज अ गिफ्ट देकर चले जाते थे। और राजा का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता था सोशल ऑर्डर को प्रिजर्व करके रखना, कि जो भी अराजकता ना फैले, ना फैले सोसाइटी में। तो दैट वुड बी, मतलब द राजा शुड बी दैट मच एबल कि वो एक तो युद्ध में जीतने की सक्षम हो, एंड साथ ही क्या करता हो, उसको इतनी नॉलेज हो कि वो सोसाइटी में सोशल ऑर्डर पीसफुली मेंटेन करके रखे, राइट। इसीलिए तो बोला था कि महाभारत में दुर्योधन को नहीं चुना गया, जबकि वो थे आपके राजा, पांडु को बनाया गया था, राइट। धृतराष्ट्र ब्लाइंड थे, तो ऐसा बोला जाता था कि धृतराष्ट्र वॉज नॉट एबल टू रूल वेरी एबल, मतलब उनके पास इतना क्वालिटी नहीं है, इसीलिए पांडु को बना दिया। तो उसके बाद उनका बेटा युधिष्ठिर बनेगा राजा, ठीक है। दुर्योधन वॉज नॉट दैट मच एबल टू रूल द कंट्री, राइट, टू रूल द हस्तिनापुर। अब ये हमने देख लिया, महाभारत बैटल आपको यही दिखाती है। अब कुछ परफॉर्म करना होता था उसको, रिचुअल्स। मैंने बोला ना कि अब ये दिखावे का ज़माना आ गया था। अब जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें बहुत ज़्यादा, लेटर वैदिक में ये सब चीज़ें फालतू की रिचुअल्स वगैरह होते थे। उसमें क्या होता था, राजा को अश्वमेध यज्ञ करना होता था। ये कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या होता था कि एक किंग है, ये उसकी टेरिटरी है, वो यज्ञ करेगा और वो एक अपने हॉर्स को, रॉयल हॉर्स हुआ करता था उनका अपना, ठीक है, राज दरबार का घोड़ा होता था, उसको छोड़ देते थे फ्री। अब वो हॉर्स जहाँ जहाँ जिस भी टेरिटरी में जाएगा, सपोज यहाँ का किंग है, उसने अगर उसको अपने इजीली पास ऑन होने दिया, उसने कुछ भी विरोध नहीं किया, दैट मीन्स दिस किंग हैज़ एक्सेप्टेड हिज सजर्निटी, मतलब इस किंग ने इस किंग की अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लिया। बट सपोज ये पर्टिकुलर किंग है, इसने इस हॉर्स को रोका और फिर युद्ध किया और ये जीत गया, तो फिर ये सब इसी का हो जाएगा, ठीक है, जो भी इसकी टेरिटरी थी। लेकिन अगर ये हार गया तो ये सब इस किंग का हो जाएगा। पीसफुली यहाँ पर इसको ट्रांजिशन हो गया, राइट। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ अश्वमेध यज्ञ, ये होता था। फिर राजस्यु यज्ञ होता था राजा बनने के बाद। एक वाजपेय होता था, उसमें इसका क्या मतलब होता था, चैरियट रेस, मतलब रथों की रेस होती थी। रथ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत देखने को मिलता है। चैरियट मेकर
और जो चैरियट चलाते थे उनको एक सूत की अलग अलग उपाधि दी जाती थी, ठीक है, वो करण को बोलते थे ना, ठीक है। और इनको विन करनी होती थी रेस, राजा को अपने रिश्तेदार सगे संबंधी के अगेंस्ट विन करनी होती थी रेस। और एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, जब लड़ाई होती थी, सब फॉर एग्जांपल कहीं लड़ाई हो गई या कुछ भी हो गया, जैसे ये महाभारत का युद्ध हुआ था, तो युद्ध में जाने से पहले राजा को कॉमन लोगों के साथ बैठकर खाना होता था सेम प्लेट से, ताकि उसको लोगों की ब्लेसिंग्स मिले और राजा जीत कर आए, राइट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर राजा एंड अदर ऑफिशियल्स। एक ऐसा ऑफिशियल हुआ करता था जो टैक्स कलेक्ट करता था, उसको आप संघित्री बोलते थे। अब एग्रीकल्चर का जो एक हमें कॉन्सेप्ट मिलता है वो शतपथ ब्राह्मण करके एक वो है, उसमें ये ऐसा लिखा गया है कि इवन एग्रीकल्चर इतना इम्पोर्टेंट था कि बड़े बड़े राजा भी मतलब शर्माते नहीं थे अगर उनको प्लोइंग करने आना पड़ता था। फॉर एग्जांपल बलराम, बलराम कौन है, कृष्ण के भाई हैं, उनको हलधर कहा जाता है ना, हलधर की उपाधि, कि जिसके हाथ में हल हो जो प्लोइंग करते हो। राजा जनक, जनक के बारे में मेंशन है कि वो भी प्लोइंग किया करते थे, तो ये मेंशन है उसमें। शतपथ ब्राह्मण एक किताब है, इसमें बोला गया है कि मतलब राजा महाराजा भी डरते नहीं थे, उनको कोई शर्म महसूस नहीं होती थी हल को जोतने में या फिर खेत को मतलब प्लो करने में, राइट। अलग अलग टूल्स हमें देखने को मिले हैं, ऑक्सन प्लो और मेनली वुडन प्लो शेयर हमें देखने को मिला है, ये हमारी क्रॉप्स रहती हैं। और क्राफ्ट की अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में क्या है कि अभी भी कॉइन का या ऐसा कुछ मतलब करेंसी जनरेट नहीं हुई थी, जैसे हमने हड़प्पा में देखा था मेनली बार्टर सिस्टम चलता था, ऐसे ही यहाँ पर बार्टर सिस्टम चलता था, बट निष्क करके एक यूनिट ऑफ वैल्यू हमें मिली है। स्मिथ्स थे, स्मेल्टर्स थे, क्योंकि कॉपर का भारी मात्रा में यूज़ होता था, आयरन भी यूज़ होने लगा था। अच्छा, आयरन का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छी चीज़ है। आयरन की अगर हम बात करें ना, तो इंडिया में जब आयरन बोलते हैं कि राजस्थान में और कर्नाटका में देखने को मिलता है 500 BCE में, लेकिन धीरे धीरे फिर आयरन की नॉलेज जो शिफ्ट हो गई वो इधर मगध वाले एरिया में, यूपी, ईस्ट यूपी और बिहार वाले पार्ट में शिफ्ट हो गई। ये इनिशियली थे राजस्थान और कर्नाटका, बट लेटर ऑन जो आयरन था वो यहाँ पे कन्फाइंड होकर रह गया। इसीलिए यहाँ पर जब आयरन शिफ्ट आया तो हम देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड के एंड में हमारे जनपद्स बनेंगे, किंगडम बनेंगे, बड़े बड़े एम्पायर्स बनेंगे, तो वो आयरन की वजह से पॉसिबल हो पाया। क्यों हो पाया? क्योंकि मगध के घने घने जंगलों को काटने में आयरन का एक बहुत मोटा बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ रहेगा। कॉपर के टूल्स बनते थे वेस्ट यूपी बिहार में, ठीक है। 4 तरह की हमें पॉटरीज देखने को मिली है। पहला है पीजीवी। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो लेटर वैदिक पीरियड है ना, दिस इज़ एसोसिएटेड विद पीजीवी, पेंटेड ग्रेवेयर। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है। पीजीडब्ल्यू, वी नहीं सॉरी, पीजीडब्ल्यू, माय मिस्टेक। और ब्लैक एंड रेड वेयर तो हड़प्पा से चला आ रहा है। ब्लैक स्लिप्ड और रेड वेयर, ये 4 तरह की पॉटरीज हैं, इनको आपको याद रखना है। और वीविंग, बुनाई जिसको बोलते हैं, वो बोला जाता था कि केवल विमेन तक ही वो कन्फाइंड था। जूलर्स भी थे, ज्वेलरी कई तरह की थी, गोल्ड भी था इस टाइम पे, आयरन भी आ चुका था, अब तो कॉपर था ही पहले से नोन। और नगर शब्द का अर्बनाइजेशन इतनी हो गई थी कि तैत्रेय ब्राह्मण में यहाँ तक कि नगर यानी कि टाउन्स का भी मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर मोड ऑफ वर्शिप बिल्कुल चेंज हो गया था। मोड ऑफ वर्शिप क्यों चेंज हो गया था? क्योंकि पहले के जो 2 गॉड्स थे, जैसे इंद्र को उपाधि दी गई थी ना पुरांदर की, और अग्नि जो इतने इंपॉर्टेंट थे वैदिक काल में नेचर, ये लेटर वैदिक में वैनिश हो गए थे। इंद्र और अग्नि का इंपॉर्टेंस अब किसने ले लिया था? अब रुद्र आ गए थे, भगवान शिव, प्रोटो शिवा जिसको हम पढ़ते हैं ना कि वो प्रोटो शिवा थे। अब वो शिव पूरी तरह से रुद्र आ गए थे, जो कि पशुपति जिनको हम बोलते थे, गॉड ऑफ एनिमल्स। और विष्णु नए भगवान आए थे जो वर्ल्ड के प्रोटेक्टर थे, प्रिजर्वर थे, राइट। जो सृष्टि की रचना करने वाला है, सृष्टि को जिसने प्रिजर्व करके रखा है, वो भगवान विष्णु है। पूषण एक ये लोकल लोगों ने अपने गॉड बनाए थे, इनको बोला जाता था गॉड ऑफ कैटल। और जो शूद्रास लोग थे उन्होंने इनको मान लिया था। वर्शिप चेंज हो गई थी कि पहले केवल मंत्र थे, वैदिक ऋग्वैदिक पीरियड था, अब फॉर्मूलाज, रिचुअल्स, मतलब जो भी कुछ करेंगे पंडित जी का इम्पोर्टेंस बढ़ गया है, ठीक है। अब उस तरीके से करना है। 2 तरह के सैक्रिफाइस होते थे, बलि दी जाती थी, पब्लिक और डोमेस्टिक। पब्लिक में नॉर्मल लोग भी शामिल होते थे, राजा करता था सभी के सामने, लेकिन डोमेस्टिक में लोग अपने आप ही अपने घरों में या मतलब नॉर्मल अपने पर्सनल स्फीयर में वो कर सकते थे। यजमान कौन होते थे? यजमान होते थे जो परफॉर्म करते हैं। जैसे हमने यज्ञ किया, राजा बैठा, ठीक है, राजा को यज्ञ करना है, तो जो राजा और रानी बनेंगे दे आर जजमान्स। आज भी आपने देखा होगा कहीं अनुष्ठान होते हैं, अगर पूजा के दिनों में, नवरात्रों में या कहीं भी,
या कोई भी बड़ी, जैसे गौ पूजन का बहुत महत्व है, गौशाला में प्रोग्राम होते हैं लोगों के, तो जो हवन यज्ञ करते हैं, जो बैठते हैं मेन, जो करने वाले होते हैं, उनको हम जजमान या यजमान बोलते हैं। और बाकी की जो कॉमन पब्लिक होती है, जो एज अ गेस्ट हम जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड घोगना, राइट। अब इसमें हम पहले भी देख चुके हैं कि प्रीस्ट की मोनोपोली बढ़ गई थी। क्यों बढ़ गई थी? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वही सब सुप्रीम है, उन्हीं को सबसे ज़्यादा पता है, उन्हीं को नॉलेज है किस चीज़ की, वेदों की, सही तरीके की, कि अगर पंडित जी से पूछ कर नहीं पढ़ेंगे तो शायद हमारी प्रेयर्स गॉड तक नहीं पहुँचेंगी, राइट। तो इसीलिए ब्राह्मण की मोनोपोली बढ़ गई थी, ब्रह्मा को भी सुप्रीम गॉड देखा जाने लगा था, और अब से टेरिटोरियल किंगडम का वो बढ़ गया था। ब्राह्मण को ऐसा भी बोलते थे कि गिफ्ट्स दिए जाते थे, मतलब विमेन और स्लेव्स तक गोल्ड दिया जाता था, इनको यहाँ तक कि लैंड भी दिया जाता था एज अ गिफ्ट के रूप में। जैसे उनको दे दिए थे ना, कौन थे वो, दुर्योधन के जो दुर्योधन कह रही हूँ, द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, है ना, कि आपको भी रूल करने के लिए दे दिया। तो लैंड्स, बड़े बड़े जागीर, इस तरीके से लैंड्स हम दे देते थे राजा गिफ्ट में। यही सब देखने के लिए ना, यही सब जो चीज़ें हुई, इसी वजह से हम देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड के एंड में कुछ हेट्रोडॉक्स सेक्ट जमा होंगे। हेट्रोडॉक्स सेक्ट रिलीजन मतलब जो इन चीज़ों को बहिष्कार करेंगे, क्योंकि जब बलि, अब क्या, इस पीरियड में सबसे ज़्यादा बलि का इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा। जब बलि का इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा तो एनिमल की पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएगी, एनिमल की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। इसीलिए इन एनिमल्स की पॉपुलेशन को कम करने के लिए, मतलब स्टेबल रखने के लिए उपनिषद आएंगे आपके, और ये हेट्रोडॉक्स जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म न्यू रिलीजन निकल कर आएंगे। वो सब पीरियड हम देखेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर लेटर वैदिक पीरियड। अब ये यहाँ से शुरुआत हो गई है जनपदास की, जनपद की, बड़े बड़े किंगडम्स की, जो उसको पढ़ने में बहुत मज़े आने वाले हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. Just keep revising. I will be attaching some of the PYQs also belonging to this period. Thank you so much.